हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल एसएसटीएस एजुकेशन रिसर्च सेंटर पर। साथियों, आज की इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल का जो आपका पेपर होने वाला है 2 मार्च से, और उस पेपर को अगर आप क्रैक करना चाहते हैं तो साथियों आज की इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में साथियों पूरी जीके के टॉप लेवल के क्वेश्चंस देखें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे करंट अफेयर के, और रीजनिंग और मैथ के भी क्वेश्चंस होंगे। यानी कि जो जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे हूबहू बहू वही वाले क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर करवाने वाला हूँ। तो समझदारी इसी में होंगे कि अपनी रियल परीक्षा से होने से पहले अपनी डेमो वाली एक क्लास जरूर देखिए। यहाँ से आपके बहुत सारे डिक्टो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तकरीबन 50 क्वेश्चन होंगे पूरे जीके के और करंट अफेयर के। इसमें से आप चेक करिएगा अगर आपका स्कोर कितना रहता है। तो स्कोर अगर आपका तकरीबन 25 का जरूर रहना चाहिए, यानी कि 25 प्लस का आपका स्कोर रहना ही रहना चाहिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन सबसे पहले कब गाया गया और कहां पर गाया गया। तो आपको मालूम होना चाहिए 1911 में गाया गया था और ये कलकत्ता में गाया गया था। उसके बाद देखिए साथियों, यहाँ पर पोपदास एक जो है लोक नृत्य है, ये कहां पर किया जाता है। तो यहां पर अगर पोपदास की बात करें या कहां किया जाता है, यह आपका महाराष्ट्र में किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार अमावस्या, क्या साथियों यहाँ पर कौन सा अमावस्या के दिन यहाँ पर त्योहार कौन सा आयोजित किया जाता है। बात करें महावीर जयंती तो नहीं, यहाँ पर काली पूजा अगर बात करें तो ये अमावस्या के दिन ही किया जाता है। उसके बाद देखिए साथियों यहाँ पर जल्लीकट्टू क्या है, तो ये आपको बताना है कि ये एक टैग खेल है, टैग खेल तो नहीं है। और सांड को वंश में करने का एक लोकप्रिय खेल है। चौथे का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, अगर तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन साथियों कि लोसुंग त्योहार कहां पर लोकप्रिय है, यानी कि ये किस राज्य में किया जाता है। मैं कहूंगा लोसुंग त्योहार आपका सिक्किम में किया जाता है। कहां पर किया जाता है, सिक्किम में किया जाता है। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि मेजर मेला निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोकप्रिय मेला है, मुझे बताइए। तो यहाँ पर जो मेजर मेला की जब भी बात आए तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, हिमाचल प्रदेश आपको बता देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है भारत के एक प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद अमजद अली खान को निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाना जाता है। तो बात करें ये साथियों, तो जो है उस्ताद अमजद अली खान जो है ये सरोद वाद के ही आपके जो है वाद्य यंत्र के बजाने के लिए जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साथियों यहाँ पर भारतीय युद्ध कला थांगता किस राज्य की है। तो ये भारतीय युद्ध कला है जिसका नाम है थांगता। इसको कहां पर, ये कहां से संबंधित हो, तो ये साथियों आपकी मणिपुर से संबंधित है। आप लोग याद रखेंगे साथियों, जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको यहां पर करवा रहा हूं ये कहीं ना कहीं आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर होते जा रहे हैं। और इनका फायदा आपको कब देखने को मिलेगा, जब देखने को मिलेगा जब डायरेक्ट आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो बहुत बस ध्यान से देखना है इन क्वेश्चंस को, ठीक है। और अभी साथियों यहाँ पर रीजनिंग भी देखेंगे और मैथ भी देखेंगे और करंट अफेयर के भी आप लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर साथियों कौन बनारस घराने से संबंधित है, तो बात करें यहाँ पर सिद्धेश्वरी देवी से, तो इन्हें ये जो है ये बनारस घराने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर कह रहा कि मैड्रिड कहाँ की राजधानी, तो ये आपकी स्पेन की राजधानी है। और अगर आपसे अर्जेंटीना की राजधानी पूछे तो आप लोग बताएंगे ब्यूनस आयर्स, तो ये आपकी हो जाती है अर्जेंटीना की राजधानी। और झीलों की नगरी किस शहर को बोला जाता है, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि उदयपुर इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साथियों अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं, 29 है, 16 है, 22 है या जो 12 है। तो आपकी टोटल गुफाएं यहाँ पर 29 है, आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था। तो गुप्त काल के दौरान तो साथियों यहाँ पर फहान ने भारत का भ्रमण किया था, ये आपको मालूम होना चाहिए। राइट आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन साथियों, अगला क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा स्वराज के रूप में दावा किया। तो यहां पर साथियों ये जो है किसने किया था, ये आपको कुल मिला के यहां पर बताना है। चलिए, तो यहां पर क्या आपका राइट आंसर हो सकता है अलाउद्दीन खिलजी। अगर आपका राइट आंसर है तो बिल्कुल सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था। उसके बाद देखिए यहाँ पर सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्भुत प्रकार विकसित हुआ था, इसको क्या बोला जाता था। इसको साथियों एकतादारी ही तो बोला जाता था। आप लोग याद रखेंगे, एकता शब्द आपने सुना होगा, आपके सामने है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 में स्वतंत्रता स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो यहाँ पर साथियों स्वाधीनता संग्राम का जो प्रतीक था वो आपका कमल और रोटी था। क्या? कमल और रोटी था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन साथियों कह रहा है कि नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? तो नाना साहब को पता है क्या बोला जाता था? यहाँ पर इनको धोंधू पंत बोला जाता था। क्या? यहाँ पर पट लिख गया है, यहाँ पर पंत होना चाहिए। धोंधू पंत बोला जाता था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मंगल पांडे सिपाही थे तो 19वीं नेटिव इन्फैंट्री के जो है सिपाही थे, या फिर 25 या 34 या 94? तो यहाँ पर ये साथियों जो राइट आंसर इसका जाएगा ये आपका किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए? तो ये आपके किस, जो कि आपकी ऑप्शन नंबर सी यानी कि 34वीं नेटिव इन्फैंट्री के जो है सिपाही थी, और ये क्वेश्चन आपके कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। उसके बाद देखिए भारत के किस राज्य में बथुकम्मा उत्सव मनाया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छी तरीके से अपने मनोमस्तिष्क में सेव कर लीजिएगा। अगर बात करें यहाँ पर साथियों ये आपका तेलंगाना का है। बथुकम्मा जो है उत्सव जो है ये तेलंगाना में मनाया जाता है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कोंकण तट ये कहां से कहां तक फैला हुआ है? तो ये साथियों दमन से गोवा तक जो है फैला हुआ है। याद रखिएगा ये दमन से गोवा तक फैला हुआ है, ये आपको यहां पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन साथियों कह रहा है कि सीमा सड़क संगठन के डैश के अंतर्गत आता है, यानी किसके अंतर्गत आता है? रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, उपभोक्ता मंत्रालय के अंतर्गत आता है, या वितरण मंत्रालय, या वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, या संचार? तो ये साथियों आपका जो है रक्षा मंत्रालय के तहत आता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए साथियों यहाँ पर भारत में स्वदेशी रूप से निर्मित प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये साथियों कहाँ पर स्थित है? कलपक्कम में स्थित है, आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है एक विषु एक वर्ष में कितनी बार आता है? तो एक विषु एक वर्ष में कितनी बार आता है? ये एक बार, ये 2 बार आता है। कितनी बार आता है? 2 बार आता है, ये आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो साथियों यहाँ पर आपका जो आरपीएफ कांस्टेबल है जो इसका एग्जाम है, इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। एक तो सिंपल क्वेश्चन आएंगे, हर एक एग्जाम में आते हैं सिंपल क्वेश्चन आएंगे, और जो है जो मॉडरेट भी क्वेश्चन आएंगे, और हार्ड भी आएंगे। तो मेरा मानना है जितने भी सिंपल क्वेश्चन आए उनको आप सही कर दिए, और जितने मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन आए उनको सही कर दिया, और थोड़े बहुत हार्ड अगर आप कर सकते हैं तो आपका सिलेक्शन बहुत ही निश्चित है आपका तय हो जाएगा। तो आप साथियों तगड़ी तैयारी करिए। लगभग लगभग इतनी तैयारी मैं आपको करवाऊंगा कि उसमें से आपके 80% क्वेश्चन आपको क्लासेस से ही देखने को मिले, क्योंकि रीजनिंग में आपका कुछ नहीं छूटेगा, और मैथ पूरी आपकी पढ़ाऊंगा। जीके जीएस के सभी इंपॉर्टेंट के क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, और करंट अफेयर भी आपकी कंप्लीट करवा दूंगा। पिछले 2 से 10 महीने के मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहीं अगर 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो 5 क्वेश्चन आपके 8 से 9 महीने के ओल्ड होंगे, और एक आधे क्वेश्चन ज्यादा पुराने हो सकते हैं। ठीक है ना? अब बात करते हैं इस साथियों इस सवाल की। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिकल्पना या कौन सा सिद्धांत जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करता? तो यहाँ पर निहारिका परिकल्पना नहीं, यहाँ पर द्वि आधारित नहीं, यहाँ पर आपका महा जो विस्फोट है ये आपका जो है बिग बैंग थ्योरी के जो आता है ये आपका राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा की चुनी हुई स्थायी अध्यक्ष कौन थी, ये बताना है। चलिए, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगर हम बात करते हैं तो संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष थे, आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? अगर बात करें जवाहरलाल नेहरू की तो संविधान सभा की उद्देश्य प्रस्ताव इन्हीं के द्वारा ही प्रस्तावित किया गया था। उसके बाद देखिए साथियों बी आर अंबेडकर स्वतंत्र भारत के पहले मंत्री थे, तो क्या शिक्षा मंत्री थे? शिक्षा मंत्री तो नहीं थे, कानून मंत्री थे। कौन? जॉन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो भारत के पहले कानून मंत्री थी, ये आपका पहला जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो यहाँ पर संवैधानिक सलाहकार की अगर हम लोग बात करें तो क्या आपका राइट आंसर हो सकता है, मुझे बताइए। तो यहाँ पर आपका बी एन राव आपका राइट आंसर हो जाता है, जो कि संवैधानिक सलाहकार थे बी एन राव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन उसके बाद कह रहा है कि कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? तो यहाँ पर संसदीय प्रणाली की, तो यहाँ पर अगर शून्यकाल की बात करें तो ये आपकी भारत की देन है, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके रिपोर्ट पर आधारित था? तो ये आपका गोपाल स्वामी अयंगर के द्वारा आधारित था। गोपाल स्वामी अयंगर के थ्रू इनका आधारित था। उसके बाद देखिए यहाँ पर
संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है शून्यकाल या प्रश्नकाल या फिर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव या फिर स्थगन प्रस्ताव। तो ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो आपको प्रश्नकाल बता देना, यानी कि संसद की कार्यवाही में जो कार्यवाही सूची होती है उसमें प्रश्नकाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए इस क्वेश्चन को और बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के राज्यों के पुनर्गठन और उससे संबंधित मामलों के लिए अधिनियम करने के लिए एक अधिनियम था। तो ये कब की बात चल रही साथियों, 1956 की बात चल रही है। 1956 में भारत के जो है पुनर्गठन और उससे संबंधित मामलों के लिए अधिनियम करने के लिए एक अधिनियम था। तो आंसर आपका बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कि भारत की राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था, मुझे बताइए। तो ये आपका 26 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया गया था। ये आपको याद रखना है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि भारत में दहेज निषेध अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था। तो ये साथियों 1961 में पारित किया गया था। ये आपको यहां पर मालूम होना चाहिए भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए साथियों अगला क्वेश्चन, आप लोग यहाँ पर देखिए पूरे टॉप लेवल के क्वेश्चन आपने 35 देखे। अब यहाँ पर तकरीबन 15 क्वेश्चन देखेंगे सबसे टॉप लेवल के करंट अफेयर के क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है आपके एग्जाम में करंट अफेयर के भी क्वेश्चन आएंगे और तकरीबन 7 से 8 या 9 क्वेश्चन तक आपसे पूछे जा सकते हैं। और इन 15 सवालों के बाद हम लोग देखेंगे रीजनिंग को और मैथ को भी। तो यहाँ पर अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट बस इतनी करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक बटन आप लोग जरूर लाइक वाला प्रेस करिए, क्योंकि बताइए आपका राइट का जो है इसका राइट आंसर क्या होगा कि लोकपाल का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया था। तो इनका राइट आंसर हो जाता है अजय मणिक राव खानविलकर, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए यहाँ पर साथियों सूरत डायमंड बोर्ड्स का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया। तो गोविंद ढोलकिया को बनाया गया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर एक के साथ जाता है। सूरत डायमंड बोर्ड्स का जो है गोविंद ढोलकिया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मार्च 2024 में एफआईसीसी लेडी ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष को नियुक्त किया गया। तो यहाँ पर साथियों जो है जयश्री दास वर्मा को ही जो इनको 2024 में मार्च में एफआईसीसी आई लेडी ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष चुना गया है। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पर जो है गोल्फ महिला इंडियन ओपन 2024 का 16वां संस्करण की मेजबानी किसने की है। ये आपसे कुल मिला के यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर गुरुग्राम ने की है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों यहाँ पर जस्टिस यहाँ आफरीदी किस देश के नए चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए हैं। तो ये साथियों आपके पाकिस्तान के बने हुए हैं। पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस बने गए हैं। तो यह आफरीदी के को दिया गया है। अगला क्वेश्चन साथियों कह रहा है कि किसने 24 राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियन जीती। तो ये साथियों आपसे कुल मिला के यहाँ पर पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें कर्नाटक को, तो कर्नाटक में ही 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप जीती है। अगला क्वेश्चन कह रहा कि यहाँ पर साथियों हाल ही में किस बैंक ने विश्व उपस्थिति बढ़ाने के लिए सिंगापुर में पहली शाखा खोली है। तो किसने खोली है। तो ये साथियों यहाँ पर एचडीएफसी बैंक। आप लोग याद रखेंगे एचडीएफसी बैंक जो है विश्व उपस्थिति बढ़ाने के लिए, सॉरी यहाँ पर वैश्विक होना चाहिए, बढ़ाने के लिए सिंगापुर में पहली शाखा खोली है। अगला क्वेश्चन साथियों कह रहा है कि साथियों यहाँ पर हाल ही में किस इलेक्ट्रॉनिक एवं आईटी जो है मंत्रालय के डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन का एमडी नियुक्त किया गया है, यानी कि डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन का एमडी नियुक्त किए गए हैं। तो यहाँ पर साथियों सर्वप्रथम किसको नियुक्त किया गया है ये आपको कुल मिला के यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आकाश त्रिपाठी को ही इलेक्ट्रॉनिक एवं आईटी मंत्रालय की डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन का एमडी नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन साथियों कह रहा है कि हाल ही में कौन भारत का प्रमुख आयात स्रोत बन गया है। तो यहाँ पर चीन आपका प्रमुख आयात स्रोत बन गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत ने किस देश के साथ $3.5 अरब की ड्रोन डील पर हस्ताक्षर किए। तो यहाँ पर किसकी बात चल रही है, आपको मालूम होना चाहिए यूएसए की बात चल रही है, यानी कि भारत ने यूएसए देश के साथ $3.5 अरब की ड्रोन हस्ताक्षर किए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर भारतीय रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 31 MBV ड्रोन यानी कि 31M जो है क्यों 9B 16 स्काई गार्डन और 15 सी गार्डन के लिए उसके साथ $3.5 अरब के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और इस डील के तहत भारतीय सेना नौसेना के लिए 15 और जो है
और वायुसेना के लिए ये जो है 8 ड्रोन शामिल किए गए हैं। तो ये क्वेश्चन आपके राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अगर यहाँ पर पूछा जाए कि हाल ही में किसने फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता है, तो यहाँ पर साथियों निकिता पोरवाल का नाम आप लोग याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये ही जो है फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीती हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य की विधानसभा 2024 वक्त संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया है, जो वक्फ, यहाँ पर वक्फ है, वक्त नहीं है। तो यहाँ पर अगर बात करें, ये आपका केरल आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि केरल राज्य की जो है विधानसभा, केरल राज्य ने वक्फ 2024 के संशोधन विधेयक के खिलाफ जो है प्रस्ताव पारित किया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर साथियों कहा जा रहा है कि किसी भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, यानी किससे बनाया गया है। तो यहाँ पर साथियों जो है एम्बेसडर नियुक्त किसको किया गया है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। आपको कुल मिला के यहाँ पर बताना है। तो मैं कहूँगा रश्मिका मंदाना की अगर बात की जाए तो ये भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा नौसेना रडार स्टेशन की आधारशिला रखी है, तो कहां पर रखी है, ये आपकी तेलंगाना में रखी है। यानी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना रडार स्टेशन की आधारशिला रखी है। अगला सवाल कह रहा है कि भारत और किस देश के बीच चौथी 2+2 वार्ता नई दिल्ली में हुई है। तो नई दिल्ली में साथियों 2+2 की जो वार्ता हुई है, आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है भारत और किस देश के बीच है, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुई है। ये आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो यहाँ पर साथियों आपने 50 क्वेश्चन देख लिए जीके के प्लस करंट अफेयर के, और अब आपके सामने यहाँ से शुरू होंगे आपके रीजनिंग के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनकी पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है आने की, वो इनमें से चुने जाएंगे। तो इन सभी क्वेश्चंस को देखिए, बहुत अधिक नहीं, कुछ क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा और इसमें से चेक करिएगा आपका स्कोर कितना रहता है रीजनिंग के सेशन में। कह रहा कि संशोधन का सुधार से वही संबंध है जो निष्कासन का सराहना से है, या फिर निर्वासन से है, या विस्मयादबोधक से है, या संवेदनात्मक से। तो मैं कहूंगा संशोधन का जो सुधार से संबंध है उसी का निष्कासन का निर्वासन से संबंधित है। ये आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कथन है और निष्कर्ष है, ये आपके कथन हो गए और ये आपके निष्कर्ष हो गए। तो आपको कथनों के अनुसार बताना है कौन सा निष्कर्ष आपका सही है। कह रहा है कि सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, तो मान लेते हैं साथियों ये आपकी बिल्लियां हो गई, और ये सभी बिल्लियां जो हैं ये आपकी सभी बिल्लियां आपकी कुत्ते हो गई। तो सभी कुत्ते हैं आपके हाथी, कह रहा कि सभी कुत्ते आपके हाथी हो गए, ये आपकी हाथी हो गए। और कह रहा कि कोई हाथी की अगर बात करा जाए तो कोई हाथी जो है एक तरीके से गाय नहीं है। क्या है, गाय नहीं है। तो जब कोई हाथी गाय नहीं होगा तो कोई कुत्ता गाय नहीं होगा, और जब कोई गाय हाथी कुत्ता बिल्ली नहीं हो सकती, तो यहाँ पर निष्कर्ष को देखिए और मुझे बताइए कौन सा निष्कर्ष है। तो बिल्ली आपकी यहाँ थी, और सभी बिल्लियां जो हैं, ये बात भी सही है कि सभी हाथी बिल्लियां, सॉरी यहाँ पर सभी हाथी आपकी बिल्लियां नहीं है, कुछ हाथी आपकी बिल्लियां हैं, और इतनी बिल्लियां थोड़ी ना हाथी हो सकती हैं। तो यानी कि ये वाला आपका गलत हो जाएगा, केवल निष्कर्ष ए अनुसरण करता है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए एकदम टॉप लेवल का क्वेश्चन है। इस सवाल को देखिए साथियों, यहाँ पर कह रहा है कि विकल्पों में 4 संख्या त्रिक दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरीके से समान है और एक असंगत है, और उस संख्या का त्रिक चयन करिए जो असंगत है। तो यहाँ पर जो साथियों बात करें तो ये साथियों 6 से 36 और 5 से 35, ये आपका स्क्वायर ही तो है। 6 से 36, 6 का स्क्वायर 36 और 5 का स्क्वायर 25 और इसका स्क्वायर 64। तो ये तो समझ में आया लॉजिक। लेकिन ये क्या है, ये आपका 6 का क्यूब है, जैसे 6 का ये क्यूब है, 5 का ये स्क्वायर है तो 5 का ये क्यूब है, 9 का स्क्वायर 81 होता है तो 9 81 का क्यूब क्या होगा, 729 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 8 का जो है स्क्वायर 412 नहीं होता है। क्या होता है साथियों, ये आप लोग यहाँ पर देखेंगे 4/32, और ये आपका होता है यानी कि 512 होता है। तो सबसे अलग जो साथियों आपका होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर ये नंबर सीरीज वाला क्वेश्चन है। 11 है आपका, 29 है, 11 है, 29 है, उसके बाद आपका 65 है, फिर उसके बाद 135 है, फिर उसके बाद जो है 281 है, और अगला नंबर आपसे क्या आएगा, बस इतनी सी बात आपसे
पूछी गई है। यहाँ पर आप लोग दिमाग लगाइए और राइट आंसर बताने की कोशिश करिए। तो 11 से 29 हुआ है। अगर हम बात करें इसकी दूना, यानी कि 11 दूना आपका 22 हुआ है और इसमें प्लस 7 करें तो आपका कितना हो जाएगा 58। और यहाँ पर 29 दूना कितना हुआ है और उसमें प्लस 7 करो। उसी प्रकार 65 में जो आपका होगा 130, यानी कि 65 दूना, इसमें जब दूना करोगे और इसमें इंटू करके 2 प्लस 7 करो सब में, यानी कि सब में तो पहले आपको 2 से गुणा करना है फिर 7 जोड़ देना है। तो अगर 281 की गुणा अगर आप 7 करते हैं तो आपका कितना आएगा, तो ये आप अगर इसमें करते हैं तो इतना हो जाएगा, ये आपका 569 हो जाएगा। 569 आपका आएगा क्या, 569 आपका ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी वाले में है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इस सवाल को देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश करिए। और साथियों अगर आपने यहाँ पर क्वेश्चन को देखा है और सेशन पर नए विजिट कर रहे हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप हमारे वीडियो को वॉच करते रहें। तो अगर अभी तक जो है वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक कर देना, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं कि ये पंचभुज जो है ये आपके एथलीट हैं। तो यहाँ पर साथियों पंचभुज आपके ये हो जाएंगे, यानी कि एथलीट आपके क्या हो जाएंगे ये मान लीजिए। तो यहाँ पर जो है ये साथियों षटभुज जो है ये आपको भारतीयों के दर्शाता है। और जो ये व्रत है ये आपका जो है किसको दर्शाता है मान लीजिए। तो ये साथियों आप लोग देखिए ये जो षटभुज है ये आपका जो ये है ये भारतीयों को दर्शाता है, ठीक। और ये जो व्रत है ये आपका पदक तालिकाओं को दर्शाता है। अब सवाल देखिए जरा पूछा क्या जा रहा है कि कितने भारतीय पदक विजेता, यानी कि ये भारतीय पदक विजेता हो जाएंगे क्या, ये आपके जो है भारतीय हो जाएंगे पदक विजेता और ये आपके एथलीट्स हो जाएंगे, ठीक। और ये आपके जो हैं जो हो जाएंगे। तो आपसे पूछा जा रहा है कितने भारतीय पदक विजेता हैं, तो ये आपके सिर्फ भारतीय हैं और ये आपके सिर्फ विजेता है। तो इतने जो है एथलीट नहीं होना चाहिए, यानी कि आंसर आपका इसमें से नहीं होना चाहिए और वो भारतीय भी होना चाहिए और पदक विजेता भी होना चाहिए। तो ये आपका 7 नंबर हो जाएगा। तो 7 नंबर आपका जवाब हो जाएगा और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इस सवाल को देखिए, उस पासे का चयन करिए जिन्हें दिए गए पासे को मोड़कर बनाया जा सकता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन भी आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, मतलब ये जो पासे आपको दिख रहे हैं इससे कौन कौन से पासे बन सकते हैं, ए वाला, बी वाला, सी वाला या डी वाला। कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, कॉन्सेप्ट में आपको बता देता हूँ। देखिए अगर सबसे पहले मैं ये वाले पासे की बात करें कि ये वाला बन सकता है या नहीं। देखिए के यहाँ पर है तो के की अगर बात करें, के का विपरीत ये आपका एक्स है। तो कभी भी पासे में अगर कोई वर्ड होता है, कोई लेटर होता है, उसका विपरीत नहीं दिखता है। तो के का विपरीत एक्स है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। एल की अगर बात करें, एल का विपरीत क्या है, ओ है, एल का विपरीत ओ है, लिख देता हूं। एक्स का विपरीत क्या हो गया आपका, के हो गया। और बी का विपरीत आपका क्या हो गया, एच हो गया। और एल का विपरीत क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ये यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो मैं कहूंगा ये वाला पासा बन जाएगा। अब इसकी अगर बात करें साथियों यहाँ पर, तो के का विपरीत क्या है, एल है। और के का विपरीत एक्स है, यहाँ पर नहीं दिख रहा है। और एल का विपरीत ओ है, नहीं दिख रहा है, यानी कि ये वाला पासा भी बन जाएगा। एक्स की बात करें, एक्स का विपरीत के है, नहीं दिख रहा है। और बी का विपरीत एच है, नहीं दिख रहा है। और ये आपका ओ है, एल, एच का विपरीत पी है, नहीं दिख रहा है, यानी कि ये वाला पासा भी बन जाएगा। और एक्स की बात करें, एक्स का विपरीत के है। अब देखिए एक्स का विपरीत यहाँ पर के है लेकिन एक्स का विपरीत यहाँ पर के दिख रहा है, तो ये वाला पासा नहीं बन पाएगा। नहीं बन पाएगा तो पूछा गया था कौन कौन से पासे बन सकते हैं, तो ए और बी और सी वाले पासे बन सकते हैं। तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इस क्वेश्चन को देखिए और मुझे बता दीजिए कि आपका राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। चलिए देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि 5 व्यक्ति हैं वृत्ताकार मेज के परितः जो केंद्र की मेज के मुख करके बैठे, यानी कि 5 व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति बना लेते हैं, ठीक है। 1 मिनट। 5 व्यक्ति की अगर बात करें तो ये 5 व्यक्ति हमने बना लिए, 1 2 3 और ये 4 और एक यहाँ पर 5। क्या कहा जा रहा है कि श्वेता कार्तिक के बाईं और बगल में बैठी है और माही जो है जेनी के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठी है। जेनी सुवर्णा और जो है
कार्तिक के बीच में बैठी, तो आपको कॉमन देखना होगा। आप देखिए श्वेता कार्तिक तो आपके यहाँ पर है, और देखिए कहीं पर है। अगर मान लीजिए माही जेनी की बात करें तो माही जेनी ये हो गए, और जेनी यहाँ पर भी है, और जेनी यहाँ पर है, तो जेनी यहाँ पर कॉमन मिल जाएंगे। तो जेनी को कहाँ पर बिठा लें, तो जेनी को मान लीजिए यहाँ पर आपने बिठा दिया। कह रहा है कि जेनी के दाईं ओर कौन बैठा है, तो जेनी के दाईं ओर माही बैठा है। यानी कि जेनी की अगर बात करें तो जेनी के दाईं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो यहाँ पर माही बैठी है। तो माही साथियों यहाँ पर बैठ जाएंगे, क्या यहाँ पर बैठ जाएंगी माही। और अब कह रहा है कि जेनी सुवर्णा कार्तिक के बीच में है, तो जेनी जो है ये सुवर्णा और कार्तिक के बीच में है, तो हो सकता है कार्तिक यहाँ पर हो, कार्तिक हो, या फिर सुवर्णा यहाँ पर हो, क्या सुवर्णा यहाँ पर हो, या हो भी ये सकता है कि यहाँ पर सुवर्णा इधर हो कार्तिक उधर हो। अभी देख लेते हैं। अब सुवर्णा के दाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा, तो सुवर्णा के दाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, यानी कि यहाँ पर कौन बैठा है, ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। तो अगर बात करें हम लोग यहाँ पर कि एक लाइन और खींच लेते हैं, श्वेता कार्तिक के बाईं और बगल में बैठी है। ये श्वेता कार्तिक जो है कार्तिक के बाईं ओर, यानी कि अब कार्तिक को मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर बिठा दे, तो कार्तिक का बाईं ये होता है, यहाँ पर श्वेता तो पहले से जेनी बैठा हुआ है, तो कार्तिक यहीं पर बैठा है, सुवर्णा यहीं पर बैठेंगे। तो यहाँ पर कार्तिक के बाईं और बगल में कौन बैठा है, कार्तिक के बाईं और बगल में यहाँ पर श्वेता बैठी है, तो यहाँ पर श्वेता आपका हो जाएगा। तो अगर बात करें सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि स्वर्णा के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा, तो स्वर्णा के दाईं ओर दूसरे स्थान पर श्वेता बैठी हैं, तो यानी कि यहाँ पर दूसरे स्थान पर श्वेता बैठी हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ होना चाहिए, और ये आपका ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाता है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर साथियों नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इस सवाल को देखिए बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि ये बहुत शानदार कॉन्सेप्ट के बेस्ड पर क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, बहुत शानदार है। कह रहा है कि यहाँ पर LAWYER को LWEAYR लिखा जाता है, ADVICR को AVCDIE लिखा जाता है। तो आपको बताना है कि COURTS को क्या लिखा जाएगा। अच्छा, जब आपने इसको देखा होगा और आपने इसको देखा होगा तो आपने महसूस किया होगा ये इन्हीं लेटर से मिलकर बने हुए हैं, तो इन्हीं लेटर से मिलकर के ये लेटर्स भी बने हैं, तो आंसर हमारा इसमें हो जाएगा। अब कभी भी ये पोजीशन आ जाए कि इन लेटर से ये लेटर बने हैं, तो आपको सिंपल सा काम है, इन लेटर्स को ऐसे लिखिए LAWYER, और उसके नीचे वही लिख दो AY और R। अब देखिए एल आपका यहाँ पर है, और ए आपका कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, और डब्ल्यू आपका यहाँ पर आ गया, ई आपका यहाँ पर आ गया, वाई आपका यहाँ पर हो गया, आर आर के। तो यहाँ पर पहला वाला अंतिम वाला सेम पोजीशन में है, तो आप देखें सेम वही चीजें हैं। अब आप साथियों यहाँ पर इसका भी वही कर लो, इसका भी हम लोग वही कर लेते हैं, इसको इरेज करके। अब ये क्या लिखा था, COURTS। अब हम काम क्या कर सकते हैं, सी जो है वैसा का वैसा रहेगा, तो ये आपका वैसा का वैसा, और एस आपका वैसा की वैसा। दूसरा वाला चौथे पर आ जाएगा, यानी कि ओ आपका यहाँ पर आ जाएगा, और ये वाला यहाँ पर आ जाएगा साथियों। अब ये वाला और ये वाला यहाँ पर आ जाएगा, बचा का यहाँ पर साथियों वाई, यानी कि ये वाला साथियों यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका CUT और ORS ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करिए जो तीसरी संख्या से इस प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित। इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो 29 से जैसे 299 हुआ, क्या 29 से जैसे 299 बनाया गया है, तो 29 से जैसे 299 बनाया गया है, वैसे साथियों यहाँ पर 24 से क्या नंबर बनाया जा सकता है, ये बात आपसे पूछी जा रही। अब यहाँ पर थोड़ा सा अगर दिमाग लगाए कि 29 में भैया किसकी गुणा करवाई जाए, तो ये आ जाए। अगर 29 में 10 की गुणा करवाएं तो क्या आ जाए, देखिए यहाँ पर 23 है, सॉरी यहाँ पर ये आपका 23 है। यहाँ पर मेरे कहने का मतलब है कि अगर 23 में 10 की गुणा करवाएंगे तो 230 आ जाएगा। अगर 23 में 3 की गुणा करवा दें, 3 तिया 9, यानी कि 23 से की 3 से गुणा कराएं तो 3 तिया 9, 3 दूना 6। ठीक, 13 से करवा लो, देख लो एक बार, एक सेकेंड इसको इरेज कर देता हूँ, 1 मिनट। 23 की गुणा अगर हम लोग 13 से करवाएं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए 3 तिया 9, 3 दूना 6,
और ये यहाँ पर 23 9, यानी कि यहाँ पर आपका 9, यानी कि यहाँ पर 299 आ जाएगा जब इसको गुणा करवाओगे। तो एक बार 24 की गुणा भी 13 से करवाओ, 24 की गुणा हम 13 से करवाते हैं। अगर ऑप्शन वाला कोई आंसर आ जाता तो वही हमारा आंसर हो जाता। 4 3 12 और 3 दूना 6 और 1 7 हो गया, और ये आपका 24 आ जाएगा। यहाँ पर 2 और 11 यानी कि 312 यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो 312 आपका ऑप्शन में है, बिल्कुल 312 है। तो ये आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसको मैं थोड़ा सा सही करता हूँ। क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा पूरा। देखिए क्या कहा जा रहा है साथियों यहाँ पर कि जो है सीटिंग अरेंजमेंट का ये क्वेश्चन है। अरविंद है, कुणाल है, निधि है, पवन है, साहिल है, तन्या, तन्मय, सुनीता नाम के 8 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज के परितः बैठे हुए हैं। ये क्वेश्चन बहुत शानदार है, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या बोला गया है, 8 मित्र हैं यहाँ पर साथियों, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 7 और ये 8। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है कि निधि साहिल से दूसरे स्थान पर स्थित है और कुणाल पवन के दूसरे स्थान पर बैठे हुए हैं। सुनीता तन्मय के बाएं और अरविंद के दाएं बगल में बैठी हुई हैं। तन्या अरविंद के तीसरे स्थान पर है। निधि और साहिल के बीच में कौन बैठा है? तो निधि और साहिल के बीच में बैठा। आप देखिए यहाँ से जब आपने शुरू किया था क्वेश्चन कि निधि साहिल हमें कॉमन मिल रहा है, कि हमें अगर इस वाली लाइन को हम ना सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें, तो यहाँ पर पवन हमें इस लाइन में भी मिल गया और पवन हमें इस लाइन में भी मिल गया। तो सबसे पहले हम लोग इस लाइन को सॉल्व करेंगे और कहा गया है कि पवन के दाएं दूसरे स्थान पर कुणाल बैठा हुआ है, स्थान पर बैठा हुआ है। तो यहाँ पर साथियों पवन के दाएं दूसरे स्थान पर पवन बैठा है, यानी कि पवन यहाँ पर हो जाएंगे और कुणाल साथियों यहाँ पर हो जाएंगे। उसके बाद क्या बोला गया, पवन के बाएं तीसरे स्थान पर तन्मय बैठा है। तो पवन के बाएं तीसरे स्थान पर तन्मय बैठा है, यानी 1 2 3, यानी कि तन्मय आपका यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि टी यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद सुनीता जो है, ये तन्मय की अगर फिर से बात करें तो यहाँ पर तन्मय के बाएं और अरविंद के दाएं बगल में बैठे, यानी कि यहाँ पर तन्मय के बाएं सुनीता बैठी, यानी कि सुनीता यहाँ पर बैठ जाएंगी और तन्मय के बाएं सुनीता आ गई। उसके बाद सुनीता अरविंद के दाएं बगल में बैठी हैं, तो अरविंद के दाएं बैठी हैं सुनीता, यानी कि अरविंद आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, सबके सैंपल नाम वाइज लिख रहे हैं इंग्लिश में। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये बच्चा और ये बच्चा। तो यहाँ पर कहा गया कि अरविंद के दाएं तान्या, तो अरविंद के दाएं तान्या तीसरे स्थान पर बैठी हैं। अरविंद के दाएं 1 2 3, अरविंद का दाया इधर हो गया, यानी कि तान्या यहाँ पर हो जाएगी, यहाँ पर लिखना पड़ेगा तान्या, तान्या। उसके बाद क्या बोला गया है कि यहाँ पर निधि साहिल के जो है तीसरे, यानी कि साहिल के दाएं दूसरे स्थान। अगर हम लोग साहिल को यहाँ पर बिठा दें, साहिल को हम लोग यहाँ पर बिठा देते हैं, तो यहाँ पर साहिल के दाएं कौन बैठ जाएगा, क्या कहा गया है, एक सेकंड, सॉरी 1 मिनट, कहाँ गया क्वेश्चन, 1 मिनट। देखिए हाँ, यहाँ पर आपके साहिल हो जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर पवन हो जाएंगे। तो निधि और साहिल के बीच में आपका राइट आंसर पवन हो जाएगा। पवन आपका ऑप्शन नंबर ए वाले में है। तो आपको यहाँ पर अंग्रेजी के डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपको बताना है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, SEASON फिर यहाँ पर इसको मैच करिए, 1 मिनट, इसको इस प्रकार से देखिए साथियों, यहाँ पर SEA, फिर SEAT, फिर SEN, फिर आपका आ जाता है SEAL, फिर आपका SE। तो यहाँ पर आप लोग मैच करिए इसको। यहाँ पर जो T बाद में आता है, S में भी बाद आता है, तो सबसे पहले आपका 4 वाला आ जाएगा, 4 वाला सबसे पहले आएगा, तो 4 वाला सबसे पहले आ जाएगा। और उसके अलावा अगर बात करें, अब इसमें से और इसमें से S पहले आता है और ये बाद में आता है, तो 1, 2 हो जाएगा। और इसमें से कौन आएगा, आई पहले आता है एन बाद में आता है, तो 5 और यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो 412 53 कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह वाले समूह का चयन करिए जो निम्नलिखित संकलन में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आए। तो आपको यहाँ पर बताना कौन से 4 लेटर आए हैं। तो यहाँ पर साथियों DNKB GQNE JTQH MWTK, तो आपको बताना 4 लेटर यहाँ पर कौन से हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखिए डी से जी हुआ है, यहाँ पर 3 बढ़ा है, फिर से यहाँ पर जे हुआ 3 बढ़ा, फिर से यहाँ पर 3 बढ़ा। तो यहाँ पर जब 3 बढ़ाएंगे तो मेरे हिसाब से पी आ जाएगा। पी आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब देखिए
n 14 पर होता है, 3 बढ़ाएंगे q हो जाएगा, फिर 3 बढ़ाएंगे t हो जाएगा, फिर 3 बढ़ाएंगे w हो जाएगा, फिर यहाँ पर z। तो क्यू जेड कहाँ पर लिखा, पी जेड कहाँ पर लिखा हो, तो यहाँ पर और ये यहाँ पर। k में 3 बढ़ाएंगे ये आपका कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, और यहाँ में 3 बढ़ाएंगे तो आपका q हो जाएगा, फिर इसमें बढ़ाएंगे तो ये आपका t, और फिर यहाँ से बढ़ाएंगे तो q। तो पी जेड डब्ल्यू सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है और यही आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है कि मनीष की ओर संकेत करते हुए अजय ने एक महिला से कह रहा है। मान लीजिए अजय ने जो है मनीष की ओर संकेत करते हुए महिला की ओर कह रहे हैं, मनीष की ओर कह रहे हैं कि वह मेरी बेटी की माँ। जो मनीष है ये कह रहा है कि जो है आप अपनी पत्नी की बात कर रहे हो, यानी कि अपनी बेटी की माँ, यानी आपकी पत्नी के पिता, यानी कि आपके ससुर का बेटा है। तो आपके ससुर का बेटा कौन होगा, आपका साला ही तो होगा। तो अजय का मनीष से क्या संबंध, मनीष क्या कहेगा अजय को, तो मनीष क्या कहेगा, जीजा जी कहेगा। तो जीजा जी कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। अब साथियों यहाँ पर आपके सामने मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के सभी सवालों को आप लोग देखिए, और मैं कहूँगा आपके एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन डेक्टू देखने को मिलेंगे। ये बेस्ट कॉन्सेप्ट है मैथ के लिए। कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 11:17 है और उनका महत्तम समापवर्तक कितना है, 4 है, और उनका लघुत्तम जो है समापवर्तक क्या होगा। मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको HCF दे रखा हो, यानी कि HCF दे रखा हो और आपको संख्याओं का अनुपात दे रखा हो, यानी कि अगर आप HCF की गुणा पहले अनुपात से कर देंगे तो आपकी वो पहली संख्या आ जाएगी, और HCF की गुणा दूसरी संख्या के अनुपात से कर देंगे तो दूसरी संख्या आ गई। जैसे कि आपका HCF कितना है, 4 है, तो 4 की गुणा अगर आप 11 से करोगे तो यहाँ पर 44 आ जाएगा, और ये आपकी पहली संख्या हो जाएगी। क्या, पहली संख्या। और अगर हम लोग HCF यानी कि 4 की गुणा 17 से कर दोगे तो ये आपकी क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी, सेकंड नंबर हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब आपसे पूछा जा रहा है उन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक, यानी कि इन 44 का और दूसरी संख्या का लघुत्तम समापवर्तक आपसे पूछा जा रहा है। तो लघुत्तम समापवर्तक यानी 2 से कट करोगे तो यहाँ पर 22 और 2 चौक आ जाएगा, 2 से कट करोगे यानी कि 11 और 17, ये आपका 17 से कट करो तो यहाँ पर 11 से कट करोगे 2 दूना 4, यानी कि 11 यहाँ पर आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 44 की गुणा आप लोग किससे करवा दो, 1 मिनट, इसको देखिए यहाँ पर 44 की गुणा हम लोग 17 से करवाते हैं। देखिए 44 की गुणा हम लोग जब इससे करवाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका यानी कि 44 हम लोग हेल्प ले लेते हैं, यानी कि 748 आएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संख्याएं ए और बी, ठीक है, और उसके बाद अगली संख्या बी और सी, फिर उसके बाद सी और डी, इनके औसत क्रमशः कितने हैं, 9 6 4, यानी कि ए और बी का औसत कितना है, 9 है, बी और सी का औसत कितना है, 6 है, और सी और डी का औसत कितना है, 4 है। तो ए और डी का औसत कितना होगा। सवाल को आप कैसे करेंगे, यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें ए और बी का औसत कितना है, 9 है, तो ए और बी का योग कितना होगा, 9 दूना 18 हो जाएगा, 2 से गुणा करिए, और बी और सी का औसत अगर 6 है तो बी और सी का कुल मिलाकर योग कितना हो जाएगा, तो 2 से कर दोगे यानी कि 12 हो जाएगा। सी और डी का इसका योग क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर बात करें, आपने लिखा है ए, एक को एक बार लिखा हुआ है, ए आपका यहाँ पर अगर बात करें एक बार लिखा हुआ है, ठीक है, तो बी 2 बार लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, +2b हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +2b, और यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा, 2b हो गया, और +2b जब हो गया तब यहाँ पर उसके बाद 2 बार c भी आया है तो 2c भी हो जाएगा, प्लस का 2c हो जाएगा। और d कितनी बार आया है, तो ये आपका एक बार आया गया है, तो ये आपका d हो गया। अब इनको जोड़ दीजिए, 18 12 8, ये आपका 38, तो यहाँ पर 38 आएगा। ये बात क्लियर होगी। अब 2b 2c, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a+2 आप लोग कॉमन लीजिए, यहाँ पर b + c बच जाएगा, और यहाँ पर d आ जाएगा। b + c की वैल्यू कितनी है, 12 है, b + c की वैल्यू 12 गुणा 2 यानी कि 24, यानी कि a + 24 आपका d बराबर कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा।
ए प्लस डी बराबर कितना हो जाएगा 24, उधर माइनस का 38। ये आप लोग ऐसे क्वेश्चन बनाते हुए चलिए, आपका एट लास्ट मोमेंट में जो आएगा, यानी कि ए प्लस डी का जो औसत जो पूछा गया था ये 14 आता। अगर योग पूछा जाता तो ए और डी का योग 14 हो जाता, लेकिन औसत पूछा गया तो इस 14 की 2 से आपको भाग कर देना है, तो ये आपका 7 आ जाएगा। यानी कि ए और डी का औसत कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और 7 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इस सवाल को देखिए और मुझे बताइए आपका राइट आंसर क्या हो सकता है। कह रहा है कि यहाँ पर पी 1200 रुपयों में खरीदी गई वस्तु क्यू को 15% लाभ पर बेच देता है, तो फिर क्यू को आर से यानी 1449 रुपए में बेचता है, तो क्यू का लाभ प्रतिशत कितना होगा। पी 1200 रुपये में कोई वस्तु को खरीदता है और उसको जो है 115, यानी ये आपका भागे 100, तो 115 की गुणा 12 से आप लोग करके देखिए कितना आता है, हमें बताइए। तो यहाँ पर ये आपका आएगा, जब इसको करोगे 08311, यानी कि यहाँ पर अगर 1200 रुपये की गुणा आप लोग 15% के लाभ पर बेची जाती है तो वस्तु 1380 रुपये में बेचेगी। 1380, यहाँ पर पेन मेरा काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिए ये आपकी कितनी आ जाती है, ये आपकी यहाँ पर आ जाती है, यहाँ पर आती है 1380 और यहाँ पर 1449। 1449 रुपये जब इसमें से घटाओगे तो 69 आ जाएगा। 69 को प्रतिशत में बदलिए तो यहाँ पर आप क्या क्या आ जाएगा, 69, देखिए यहाँ पर 69 गुणे 100, और ये आपका कितना 1380 पर ही तो लाभ हुआ था, ये आपका नीचे आ जाएगा यहाँ पर 13। यहाँ पर जरूर देख लीजिएगा, थोड़ा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी बातों को समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर सेब बहुत कम बच रहा है। तो इसको आप लोग कैलकुलेट करवाओगे, जब 3 से कट करोगे 3 से कट हो जाएगा, 3 चक्कू 12, 3 छंग 18, ये आपका कितना आएगा 23, कम 23, 23 दूना ये कितना आ जाएगा, ये 5, यानी कि 5% का आपका लाभ होगा, 5% का। तो 5% आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और अब साथियों यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि किसी बाल्टी का 4/11 भाग 5 मिनट में भरा जाता है, शेष बाल्टी को भरने में लगने वाला समय याद करिए। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि किसी बाल्टी का 4/11 भाग 5 मिनट में भरा जाता है, ये आपका उस बाल्टी को पूरा कितने मिनट में भरा जाएगा, तो इसकी गुणा इससे हो जाएगी, यानी कि 5 गुणा 11/4 हो जाएगा। तो 5 गुणा 11 बटे में 4, तो एक बाल्टी को इतने मिनट में भरा जाएगा। लेकिन शेष बाल्टी को भरने में लगने वाला समय क्या रहेगा, तो शेष बाल्टी का मतलब क्या हुआ, किसी बाल्टी का यानी कि 4/11 भाग भरा हुआ है, तो शेष इसको एक में से घटाओगे तो 1 माइनस 4/11, 1 माइनस 4/11, तभी तो हम शेष का भाग निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर ये आपका 11 माइनस जो है 4 माइनस का 16, 11, ये 7/11 आएगा। तो ये 11 से 11 आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 7 है। तो यानी कि यहाँ पर 35/4, यानी कि 8 मिनट 3/4, यानी कि 8 मिनट तो सभी में लिखा हुआ है, यानी कि शेष बाल्टी को भरने में लगने वाला समय, इस 3/4 को जब मिनट में आप बदलोगे तो आपको 60 से गुणा करवाना पड़ेगा। कैसे कराओगे, 8/3 4 और इसको गुणे में 60, तो यहाँ पर जब इसको करवाओगे तो 4 कम 4, 4 पंचे 20, तो ये आपका कितना लिखा हुआ है, ऐसा आपका 8 मिनट 40 सेकेंड, ये आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए एक कार्य को 18 दिन में करता है। ठीक है, ए किसी कार्य को 18 दिन में करता है, यानी कि ए बी उसी काम को 8 दिन में करते हैं, और यदि दोनों काम उसी प्रकार से करते, थोड़ा सा इसको हम लोग लिखते हैं, 1 मिनट, इसको हम लोग एक देखो पेन लेते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत मोटा लिख रहा है। देखिए यहाँ पर ए और बी जो है 18 काम करते हैं, और ए और बी जब दोनों काम मिलकर करते हैं तो ये आपका 8 दिन में लिखता है, और बी और सी और एक साथ में काम करते हैं तो 6 दिन लगते हैं। तो हमें अब क्या करना होगा, हमें इन तीनों का एलसीएम निकालना होगा। वो क्या होगा, टोटल काम होगा, क्योंकि पूछा जा रहा है ए और बी और सी एक साथ कार्य करते तो उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो इसका एलसीएम निकाल लेंगे, 18, 8 और 6 का एलसीएम निकाल लीजिए, 2 से कट करिए, ये आपका 9 आ जाएगा, 9, 4, 3, फिर यहाँ पर 2 से 3, 1,
1, फिर यहाँ पर 3 से कट करो, 3 एकम 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, यानी कि यहाँ पर ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 72 आएगा। तो कुल मिला के आपका 18 चौक 72 और 8 की यहाँ पर करें तो 9, यानी कि ये आपका 4 9 12। अब कहने का मतलब ये है कि ए एक दिन में 4 काम करता होगा और ए और बी एक दिन में 9 काम करते होंगे। कितने? 9 काम करते होंगे। तो जब ए एक दिन में 4 काम करता है और ए और बी दोनों मिलकर 9 काम करते हैं, तो मैं कहूँगा बी एक दिन में मिलकर 5 काम करता होगा। ठीक है, बी एक दिन में 5 काम करता है तो बी और सी दोनों एक दिन में 5 काम करते हैं, तो ये आपका 5 जो है 7 काम करेगा। अब टोटल काम यहाँ पर 72 हैं और तीनों लोग मिलकर के काम करते हैं, तो कितना काम करते हो? तीनों, यानी कि ए एक दिन में कितना काम करता है? 4, और बी एक दिन में कितना काम करता है? 5, और जो आपका ये 7 करता है सी। देखिए अब यहाँ पर 72 बटे कितना हो जाएगा, आप लोग यहाँ पर देखिए, ये आपका 11 और ये 16 हो जाएगा। ये आपका 11 और ये 16 हो जाता है, यानी कि 8 नीचे आ जाएगा, ऊपर 36 आ जाएगा। 72 बटे 16, और जब इसको कट करोगे तो इसको 8 बटे 4, यानी कि ये आपका 4.5 कहीं ना कहीं आएगा। 4 सही 1/2, यानी कि 4 सही 1/2, यानी कि ए और बी सी एक साथ जब कार्य करते हैं तो कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर पाएंगे? तो 4.5 दिन में समाप्त हो जाएंगे। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया। ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए एक दुकानदार जो है एक सोफा को जो है इसमें 12% की छूट देता है और आपसे 17,776 में बेचता है, यानी कि ये आपका 17,776 में बेच देता है। सोफा सेट पर अंकित मूल्य कितना होगा? तो अगर हम लोग 12% की छूट दी गई है, यानी कि इसको 88% में बेचा गया है, 88% में बेचा गया है, तो यहाँ पर 17,776 रुपये में बेचा गया है। और अगर मैं आपसे कहूं कि इसको 100%, यानी कि अंकित मूल्य कहीं ना कहीं 100% हो जाएगा, तो कैसे निकालोगे? तो आपका 17,786 गुणे 100 और बटे में 88। अब इसको अगर हम कट करें तो ये आपका कितना हो जाएगा? 11 से कट करें, 11 कम 11, 11 संग 66 हो जाएगा, बचेगा कितना? 1, 11 कम 11 हो जाएगा साथियों। 11 अट्ठे 88 और 11 कम 11, 11 छंग 66, 1 आ गया, और 11 कम 11 6, यानी कि यहाँ पर अब इसको 8 से करेंगे, 8 दूना 16, 8 दूना यानी कि 202, यानी कि ये आपका 20,200 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो 20,200 जिनका आंसर है, मैं कहूँगा आंसर आप सभी का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो कैसी लगी साथियों ये क्लास आपको? ये वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर चैनल पर आप लोग नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आपकी आरपीएफ की पूरी तैयारी आपकी करवाई जाएगी। जब तक आपका जब भी एग्जाम है तब तक आप लोग एसएसडीएस एजुकेशन रिसर्च सेंटर को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को क्लिक कर लेना। आपका सिलेक्शन बहुत इजीली हो जाएगा। और आपको यहाँ पर आरपीएफ कांस्टेबल की बात करें तो यहाँ पर आरपीएफ, तो यहाँ पर आपको जितने भी हम लेक्चर लेंगे तो सारी आपको पीडीएफ के रूप में सारा नोट्स दूंगा। ठीक है, पीडीएफ मिल जाएंगे। जितनी मैं लेक्चर करवा रहा हूँ सारे क्वेश्चंस की आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जो कि मात्र जितनी सेशन में लूंगा, जितने सारे सेशन उनकी सबको सबकी आपकी पीडीएफ मिलेंगी। जो भी मैं सेशन आपको करवाऊंगा उस सेशन की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तुरंत सेशन ओवर होने के बाद कमेंट करिए और वहां पर आप लोग पीडीएफ लिख करके अगर कमेंट करते हैं तो आपको सीधे वहीं पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। तो यहाँ पर आप लोग जरूर ये काम करिएगा, पीडीएफ ले लेना और आप लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना। तो मिलते हैं नए शानदार इंफॉर्मेटिव टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।